नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और अच्छी खबर और सच्ची खबर में सबसे पहली बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन भी शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। आज तड़के पहलगाम से यात्रियों का तीसरा जत्था पूरे धूमधाम से रवाना किया गया। तो आज दूसरे दिन को मिलाकर अब तक 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले। जय बाबा बर्फानी का जय घोष। कठिन राह लेकिन आस्था पर, जुबां पर शिव का नाम। नमः पार्वती पते हर हर और दिल में बस एक ही अरमान, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। पूरे उत्साह और कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। बाबा बर्फानी की भोले के भक्त जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर 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 यात्रा के दूसरे दिन 15,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने पवित्र बर्फानी के हिमलिंग के दर्शन किए। यानी यात्रा के शुरुआती 2 दिनों में ही गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिन काफी सफल रहे। करीब 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। कई सारे श्रद्धालु हैं जो अमरनाथ यात्रा करके आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आप मैम, मुझे दर्शन करके इतना हुआ, जितनी भी सारी थकान थी बाबा को दर्शन करके सारी थकान मिट गई। ऐसा लगा कि हर साल आती रहूं। अब मैं पहली बार आई थी, लेकिन पहली बार में ऐसा लगा हर साल आती रहूं। मैं तीसरी बार आई हूँ और मैं तो हमेशा कहूंगी बाबा हर साल बुलाएं और हर साल अपने दर्शन हमें ऐसे ही दें, क्योंकि उनके दर्शन करके लगता है कि हमने सब कुछ निभा लिया, सब कुछ पा लिया। कहीं न कहीं ऐसी ही मुस्कान और ऐसी ही खुशी उन सभी श्रद्धालुओं के बीच में दिख रही है जो अमरनाथ यात्रा करके वापस लौट चुके हैं। ये सफर जो है 57 दिन तक जारी रहेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करेंगे। व्यापक इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के रहने के, यात्रियों की सुरक्षा के, और किसी हद तक मौसम भी काफी मेहरबान दिख रहा है फिलहाल पहले 2 दिनों के दौरान, और आने वाले दिनों में भी इसी तरह यात्रा में श्रद्धालुओं की जोश की उम्मीद जताई जा रही है। तीर्थ यात्रियों के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 5,000 से ज्यादा यात्रियों का तीसरा जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कितना उत्साह और कितनी भीड़ अब की बार अमरनाथ यात्रा में है। रात के 2 बजे से लाइन में श्रद्धालु लगे हुए हैं। इस वक्त करीब 8 बज चुके हैं और अभी भी ये लाइन जो है ये चल रही है, क्योंकि कार्ड्स रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है यहाँ पर इसी जगह इन सभी श्रद्धालुओं के चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत है। दरअसल अब की बार जो है अमरनाथ यात्रा में प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने ये साफ किया है कि नियमों के तहत ही, प्रशासन के तहत ही श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत मिलेगी, ताकि यात्रियों की यात्रा जो है वो सुरक्षित भी रहे और उनके लिए यादगार भी रहे। तो यही कारण है कि व्यवस्था के तहत अमरनाथ यात्रा जो है अभी जारी है। बालटाल बेस कैंप में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ RFID रजिस्ट्रेशन, लंगर, ठहरने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा के दर्शन कर सके। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं, जिससे यात्रियों में खुशी है। सुविधा अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है।
आगे चल के प्रभु के दर्शन जैसे होंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 57 दिनों तक चलने वाली यह पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को औपचारिक रूप से शुरू हुई थी। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समाप्त होगी। प्रशासन ने दोनों रूटों बालटाल और पहलगाम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और लंगर के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारतीय सेना ने पहलगाम जिले के चंदनवाड़ी में एक हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज लगाया है ताकि यात्रियों में राष्ट्रीयता का भी एहसास बना रह सके। चंदनवाड़ी पारंपरिक पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस स्टेशन है। अमरनाथ यात्री चंदनवाड़ी तक गाड़ियों से पहुंचते हैं और वहां से आगे की यात्रा पैदल या टट्टू पर करते हैं और अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपिया के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है। तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है। लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है। ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे। और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाय डिफ़ॉल्ट करेगा। बट जो हमारी प्रॉब्लम है हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी। कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है। केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं लेकिन उन्हीं जगह बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज़ ज़मीन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो वो सरसब्ज़ ज़मीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है। रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरलैंड एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है।
शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत मंडपम में आज से 7 जुलाई 2026 तक देश का सबसे बड़ा टॉय एक्सपो उसकी शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। टॉय बिज एक्सपो 2026 को लेकर ई कॉमर्स और रिटेल कारोबारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, खिलौना इंडस्ट्री से जुड़े मैन्युफैक्चरर्स, थोक विक्रेता, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स और नए सप्लायर्स को एक बड़ा मंच मिला है। ये एक्सपो न सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए बल्कि छोटे कारोबारी और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। और यही नहीं, एक्सपो ऑनलाइन बिजनेस में काम करने वाले कारोबारियों के लिए भी बड़ा अवसर दे रहा है। पेश है हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में टॉय बिज एग्जीबिशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर देश भर के वो व्यापारी पहुँचे हैं जो खिलौनों का निर्माण करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि ये एक B2B एग्जीबिशन है, मतलब इसमें सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस की बात होगी। वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो व्यापारी जो खिलौने बनाते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, और वो लोग जो लोकल मार्केट में जाकर खिलौने को बेचते हैं, जिनके छोटे छोटे स्टोर हैं, छोटे छोटे टॉय की शॉप है, वो सब आज यहाँ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब भारत में भारतीय खिलौनों की मौजूदगी महज 20% हुआ करती थी। बाकी 80% जो खिलौने थे वो विदेशों से आते थे, उनका कब्जा रहता था भारतीय बाज़ार पर। लेकिन 2020 के बाद से तस्वीर बदली है और आज के वक्त में भारत के टॉय मार्केट में 80% से ज़्यादा, या आप यूँ कहें कि उसके आसपास की जो बिक्री है वो सिर्फ भारतीय खिलौनों की ही होती है। यानी कि विदेशी ब्रांड पर निर्भरता बहुत कम हो गई है। और या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि भारतीय ब्रांड्स ने किस तरह से विदेशी टॉयज़ को, विदेशी ब्रांड को टक्कर दी है कि आज वो डोमिनेट करते हैं अपने बाज़ार में। सिर्फ इतना ही नहीं, 150 से ज़्यादा देशों में भारत के खिलौने भेजे जाते हैं। दूसरे देश हमसे खिलौना खरीदते हैं, इनमें गल्फ कंट्रीज़ सबसे आगे हैं। बहुत सारी बातें आज इस टॉय B2B एग्जीबिशन में होने वाली हैं। तमाम सारे वो लोग यहाँ पहुँचेंगे जो या तो पहले से ही खिलौनों के व्यापार में लगे हुए हैं, या फिर वो लोग जो कुछ यहाँ से सीख कर, समझ कर, आगे जाकर अपना बिजनेस शुरू करने के मूड में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 300 मैन्युफैक्चरर्स पहुँचे हैं और 400 ब्रांड जो भारतीय ब्रांड हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर एक भी विदेशी ब्रांड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर इस एग्जीबिशन के ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि जो लोकल दुकानदार है, जो लोकल स्टोर कीपर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़े, ताकि वो बजाय इसके कि विदेशी ब्रांड खरीदने जाए, अपने ही देश के खिलौनों को खरीदे और बेचे। लगातार भारतीय बाजार अपने खिलौनों की गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर, उसके डिज़ाइन पर काम करते आए हैं और आगे भी वो लगातार इस पर काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो कोशिश है वो यही कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, और ये बिज़नेस जो इवेंट है B2B का, वो भी इसी तरफ एक बेहतरीन कदम बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस इवेंट का पर्पस है मैन्युफैक्चरर्स को कस्टमर के साथ जोड़ना और ये अपने कस्टमर को दिखाना या बताना कि हिंदुस्तान में कितना अच्छा खिलौना बनने लगा है कि आप विदेशों से ना मंगवाओ और हिंदुस्तान के बने हुए खिलौनों को ही डिस्ट्रीब्यूट करो, उसी को बेचो और उसी को प्रमोट करो। तो ये सबसे बड़ा मकसद है हमारा यहाँ पर। देखिए, भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन की तरह ही उसके तर्ज पर ही जयपुर में स्थित 151 साल पुराने रेलवे स्टेशन गांधीनगर का कायाकल्प किया जा रहा है। और देखिए, उम्मीद ये है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी हो जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले यात्रियों को एक नया एहसास होगा, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त होगा। वैसे आपको बता दें कि जयपुर का गांधीनगर पिछले करीब 8 वर्षों से देश का दूसरा ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन है और अब इसकी ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए इसे विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
जयपुर का 151 साल पुराना गांधीनगर रेलवे स्टेशन इतिहास को समेटे इस स्टेशन को अब आधुनिक बनाया जा रहा है। 211 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। 3 साल से चल रहे इस प्रोजेक्ट में स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाएं, अत्याधुनिक तकनीक और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप बनाया जा रहा है। जयपुर का गांधीनगर स्टेशन एक बड़ी सौगात लेकर आया है, जयपुर वासियों के लिए भी और देश भर से जो भी लोग जयपुर में ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी के लिए, क्योंकि इसका जो रीडेवलपमेंट है उसका काम पूरा हो चुका है। पूरे 3 साल का समय लगा है इसका ये पूरा रीडेवलपमेंट होने में, और अब ये समय है कि इसका सिर्फ फिनिशिंग टच चल रहा है और जल्द ही पूरा काम खत्म हो चुका होगा। और ये जितने भी नई चीजें हैं, नई फैसिलिटीज हैं, उन सभी का फायदा यहाँ पे आने वाले और जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सभी उठा पाएंगे। अपने ऐतिहासिक स्वरूप के जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन आधुनिकता का ऐसा संगम बनने जा रहा है जो यात्रियों के सफर का अनुभव पूरी तरह बदल देगा। स्टेशन पर मुख्य और द्वितीय प्रवेश द्वार की नई G+2 इमारतें लगभग तैयार हो चुकी हैं और फिलहाल फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। दोनों भवनों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर 72 मीटर चौड़ा और करीब 2700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला विशाल एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। यही कॉन्कोर्स स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत होगा, जहां यात्रियों के लिए 2 आधुनिक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सिटिंग एरिया तैयार किए गए हैं। इनमें एक पेड लाउंज और दूसरा अनपेड वेटिंग एरिया होगा, ताकि हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, गेम जोन और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 8 लिफ्ट, 4 एस्केलेटर और दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे स्टेशन परिसर में 217 हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरास लगाए गए हैं। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे चारों तरफ हम देख सकते हैं कि चारों तरफ कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे पूरे स्टेशन में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कैमरास ना लगे हों। तो पूरी सिक्योरिटी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे की गई है। सेफ्टी पर्पस से जगह जगह पे यहाँ पे फायर हाउसेस लगाए हुए हैं, तो यहाँ उससे बहुत ज्यादा फायदा सभी को होगा कि कोई भी अगर आग लगने की या चिंगारी भी आती है तो वो बुझाई जा सकती है। और साथ में ही जगह जगह अलार्म्स सेट किए गए हैं और साथ ही में जितने भी रूफ्स हैं वहां पे स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। तो जैसे ही वो अलार्म बजेगा वैसे वो स्प्रिंकलर्स चल जाएंगे, तो जितने भी जो भी फायर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनसे बचा जा सकता है ऐसे में। तो ये पूरा जो कॉन्कोर्स एरिया है ये दिखाता है कि कोई भी आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम होंगी उससे ज्यादा बचा जा सकता है। कवर्ड है, और सिर्फ यहाँ कवर्ड नहीं है, दूसरी तरफ अगर मैं आपको नीचे की साइड प्लेटफॉर्म दिखाऊंगी तो प्लेटफॉर्म तक ये टॉप रूफ जो है वो जाती है, क्योंकि वहां पे भी जो लोग डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रहे हैं तो उनको भी धूप का सामना ना करना पड़े, बारिश में भीगना ना पड़े, तो इसलिए पूरी तैयारियां की गई है। यहाँ पे अब डबल बेसमेंट पार्किंग का इंतजाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से 7000 स्क्वायर मीटर की पार्किंग जो है वो भी 2 बेसमेंट में लोगों को मिल पाएगी। अपनी गाड़ियां वो यहाँ खड़ी कर पाएंगे। करीब करीब 800 2 व्हीलर्स और 100 करीब 4 व्हीलर्स यहाँ पे एक बार में खड़ी हो सकती है। तो ये सारे कुछ फायदे हैं, कुछ सुविधाएं हैं जो ये रेलवे स्टेशन अब लेके आए सभी पैसेंजर्स के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से ये हेरिटेज लुक में बनाया गया है। अगर इसको बाहर की तरफ से देखेंगे तो जयपुर का और राजस्थान का जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, वो ये रेलवे स्टेशन रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितने भी पैसेंजर्स हैं जो बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आधुनिक कचरा प्रबंधन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों के कारण इस परियोजना को ग्रीन बिल्डिंग की प्रतिष्ठित प्लैटिनम रेटिंग भी मिली है। स्टेशन की पूरी वास्तुकला जयपुर की गुलाबी नगरी की हेरिटेज थीम और स्थानीय कला से प्रेरित रखी गई है, जिससे यहाँ पहुँचते ही यात्रियों को राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का एहसास होगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।